हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपने इंडियन पॉलिटी सीरीज के 5वें लेक्चर में हैं, जिसमें हम प्रस्तावना को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा था कि इंडियन पॉलिटी किस तरह से तैयार हुआ है, हमारे भारत का संविधान किस तरह से तैयार किया गया है उसको देखा था। और फिर बाद में देखा था कि उनमें लिए गए तत्व कहां से, किन देशों से और किन किन एक्ट से लिए गए हैं। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 से को हमने देखा था, वहां से क्या क्या लिया गया है। और उसके बाद विभिन्न देशों अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि को देखा था, जहां से हमने विभिन्न तत्वों को लेकर अपने संविधान में शामिल किया है। अगर हम वास्तविक रूप में बात करें तो आज से हमारा इंडियन पॉलिटी स्टार्ट होता है, जिसमें हम सबसे पहले लेक्चर में प्रस्तावना को डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएँ। और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक या डिसलाइक जो भी करना चाहें कर सकते हैं। लास्ट में हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो आगामी एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, और ये पूरे सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हों। तो चलिए अधिक देर नहीं करेंगे, चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। तो सबसे पहले हम एक बार अपने इस उद्देशिका को, इस प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। भारत का संविधान और उसका उद्देशिका कहाँ से स्टार्ट होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी हमारा संविधान में हमने प्रस्तावना को कब अपनाया था और हमारा संविधान कब लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था। और इस प्रस्तावना के माध्यम से हम क्या कहना चाहते हैं कि हम भारत के लोग यानी भारत की जनता भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व, यानी हमारा देश अब स्वतंत्र हो गया, संप्रभु हो गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी ये हमारे संविधान का एक प्रकार से दर्शन है। यानी इसी के आधार पर हमारा संविधान तैयार है। यानी इस प्रस्तावना में हम पूरे संविधान का एक झलक में दर्शन कर सकते हैं कि हमारे संविधान का मूल तत्व क्या क्या है और हमारा संविधान हमें क्या क्या प्रदान करती है। हमारे संविधान में 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। और इसमें हमें ध्यान रखना है सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली और बंधुता बढ़ाने के लिए। यानी ये हमारे संविधान का उद्देश्य है ये सभी। और फिर हम इस संविधान सभा के माध्यम से 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, माने अपनाते हैं और उसको अधिनियमित भी करते हैं और आत्मसात करते हैं। तो इस प्रस्तावना को याद रखिएगा, इस प्रस्तावना से ही बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। चलिए अब हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। प्रस्तावना के इतिहास की बात करें तो अमेरिकी संविधान की शुरुआत सबसे पहले प्रस्तावना से हुई थी। यानी अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रयोग हुआ था। तो यह प्रस्तावना या उद्देश्य संकल्प है क्या। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे संविधान सभा ने अपनाया था। तो हमारा जो प्रस्तावना है वह नेहरू जी के
उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, यानी उसी में कुछ संशोधन के साथ हमारा प्रस्तावना आज का शामिल है। तो इसे संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और इसके माध्यम से 3 शब्द को हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया था: समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। धर्मनिरपेक्षता की जगह पे पंथ निरपेक्षता भी लिखा हो सकता है। तो याद रखिएगा, हमारे संविधान में केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये सभी मूल्य और नैतिक बातें कहां से ली गई है? तो ये हमारा जो है राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक, जिस पर हमारा संविधान आधारित है। इसमें राजनीतिक तत्व है, नैतिक तत्व है और धार्मिक, जिस पर हमारा पूरा संविधान आधारित है। तो इस पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। अब इसकी न्यायिक अवस्था की बात करें तो यह ना तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है प्रस्तावना का। प्रस्तावना सिर्फ हमारे संविधान का एक दर्शन है, यह न्यायिक नहीं है, यह गैर न्यायिक कायम है। कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान के शेष भाग के अधिनियमित हो जाने के बाद संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान के साथ इसकी अनुरूपता है, यानी यह संविधान का दर्शन करती है। तो इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। प्रस्तावना जो है वह अपनी प्रकृति में न्यायिक नहीं है। जब हम अपने प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो इस बात पर जोर दिया गया है कि अब हमारा जो संविधान है वो कौन तैयार कर रहा है? हम भारत के लोग स्वयं को अधिनियमित करने के लिए, स्वयं को शासित करने के लिए इस संविधान को तैयार कर रहे हैं। तो क्या है? हम भारत के लोग। इस बात पर जोर दिया है कि संविधान भारतीय लोगों द्वारा भारत के लिए बनाया गया है। यह लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर जोर देता है, यानी यहाँ की जनता, भारत की जनता जो है वह संप्रभु है, और इसी भावना को प्रदर्शित करती हैं हमारे प्रस्तावना का प्रथम शब्द, हम भारत के लोग। तो हमारे संविधान को ये शक्ति कौन प्रदान कर रहा है, यह अधिकार कौन प्रदान कर रहा है कि वह हम पर शासन करे? हमारी जनता, यानी हम भारत के लोग। भारत के लोग इसको अधिकार प्राप्त होता है। हमारे भारतीय राज्य की प्रकृति की बात करें तो यह संप्रभु है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत किस प्रकार का राज्य है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता प्रदान करना, समानता और बंधुत्व प्रदान करना। न्याय जो है वह रूसी क्रांति से लिया गया शब्द है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये तीनों फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए शब्द हैं। तो इसको याद रखिएगा। अब कुछ टिप्पणियां हैं जो विभिन्न लोगों ने हमारी प्रस्तावना पे दिए हैं। इस टिप्पणियों को याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न बनते हैं। जैसे के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे जिन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा। याद रखिएगा, के.एम. मुंशी जो है वो प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहते हैं। सर अर्नेस्ट बार्कर जो है वो एक अंग्रेजी राजनीति विज्ञानी है जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान का मुख्य बिंदु कहा है। के.एम. मुंशी ने बोला राजनीतिक कुंडली, सर अर्नेस्ट बार्कर ने बोला संविधान का मुख्य बिंदु। फिर है ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने इसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव ने। फिर है N.A. पालखीवाला, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र कहा। डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो उन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहा कि यह वास्तव में एक जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है, जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है, समानता को स्वतंत्रता से अलग, और ना ही स्वतंत्रता को समानता से अलग। ना समानता को स्वतंत्रता से, ना स्वतंत्रता को समानता से। यह किसने कहा था? डॉक्टर
अंबेडकर ने प्रस्तावना के विषय में। तो इन महानुभावों के कथनों को याद रखिएगा। किसने क्या कहा था? के एम मुंशी राजनीतिक कुंडली कहा था। सर अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान का मुख्य बिंदु, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा और एन ए पालखीवाला ने संविधान का पहचान पत्र कहा था और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे समानता और स्वतंत्रता प्रदान करने वाली और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देने वाली एक तत्व के रूप में कहा था। अब हमारे प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का क्या अर्थ है सबसे पहले वो देखेंगे। जैसे संप्रभु शब्द हैं, पंथ निरपेक्ष शब्द हैं, इन शब्दों का क्या अर्थ है, इन अर्थों को पहले हम देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले है संविधान की प्रस्तावना में मुख्य शब्द और उनका महत्व। सबसे पहला है संप्रभुता। संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? संप्रभुता का अर्थ है पूर्णतः स्वतंत्र होना, यानी किसी के अधीन नहीं होना, किसी भी प्रकार से सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना, उसे ही संप्रभु कहते हैं। यानी कोई भी राष्ट्र जब अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का निर्णय स्वयं करती है, अपनी भूमि किसी को देना है या किसी भूमि को अधिग्रहण करना है, ये फैसला जब स्वयं करती हैं तो इसे संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता का सामान्य सा अर्थ बोले तो पूर्ण स्वतंत्रता, किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं। जैसे हम चाहे तो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बन सकते हैं, ना चाहे तो उससे एग्जिट हो सकते हैं, हम पे किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा किसी का, तो इसे ही संप्रभुता कहते हैं। तो याद रखिएगा संप्रभुता का क्या अर्थ है। अगला शब्द हमने प्रस्तावना में पढ़ा है समाजवादी शब्द। समाजवादी शब्द जो है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। इससे पूर्व हमें संविधान के नीति निर्देशक तत्व में 36 से 51 तक समाजवादी तत्व देखने को मिलते हैं, समाजवादी प्रकृति देखने को मिलते हैं, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे प्रस्तावना में भी जोड़ा गया था समाजवादी शब्द को। भारतीय समाजवाद की बात करें, एक तो है पश्चिमी समाजवाद जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पे आधारित है, लेकिन भारतीय समाजवाद जो है वो मार्क्स और गांधी दोनों के सम्मिश्रण पे आधारित है, लेकिन यह गांधीवाद की तरफ अधिक झुका हुआ है। जहां मार्क्सवादी समाजवाद जो है सामाजिक संघर्षों के माध्यम से अपने अधिकार छीनने की बात करते हैं, लेकिन भारतीय समाजवाद सरकारी तंत्रों के माध्यम से सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने और दबे कुचले लोगों को कुछ संरक्षण देने के माध्यम से अपने समाजवादी सिद्धांत को स्थापित करती है। फिर समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका और आय अर्जित करने के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका और आय अर्जित करने के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। सामाजिक असमानता को दूर किया जा सकता है, वह किसी प्रकार के असमानता के विरुद्ध होते, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो। अगर कोई धनी है तो धनी का धन लेकर गरीबों में बांट देना, यह मार्क्सवादी समाजवाद है। लेकिन भारतीय समाजवाद जो है वो ऐसा नहीं है, वह सरकार अपनी सरकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों की बीच असमानता को दूर करने का प्रयास करती है। भारतीय समाजवाद जो है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है, जबकि रूस और चीन जैसे देश जो है वह साम्यवादी सोशलिज्म को अपनाते हैं। हमारे यहाँ सार्वजनिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। हमारे यहाँ अवसर की समानता है, ना कि आय की समानता। हमारा समाजवाद जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित है। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, भारतीय समाजवाद, गांधीवाद इत्यादि को। फिर अगला शब्द हमने देखा धर्मनिरपेक्ष व पंथ निरपेक्ष को। इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये जो है धर्मनिरपेक्ष जो है, जिसे आप अंग्रेजी में सेकुलरिज्म भी कह सकते हैं, हालांकि धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा जा सकता, धर्मनिरपेक्ष दूसरी बात हो जाती है, पंथ निरपेक्ष शब्द अधिक उपयुक्त होगा, जिसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं। यह हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना का एक भाग है। इसका मतलब क्या है? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखेगा। यानी राज्य किसी धर्म की
जैसे इस्लामिक स्टेट हुआ, हिंदू राष्ट्र हुआ, या बुद्धिस्ट राष्ट्र हुआ, या ईसाई राष्ट्र हुआ, इस तरह का नहीं होगा। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है जो किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि सभी के प्रति समान दृष्टिकोण, समान व्यवहार करती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में 1974 में कहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत पंथ निरपेक्ष राज्य का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वैसे कहीं भी पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वह 1976 से पहले डायरेक्ट प्रयोग में नहीं आया था, लेकिन जो हमें दर्शित होता है जब हम अनुच्छेद 25 से 28 तक पढ़ते हैं तो वह सेकुलरिज्म का ही एक मूल धारणा है। उनमें जो तत्व शामिल होने चाहिए वही तत्व इसमें भी शामिल है। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में कहा था कि 25 से 28 के तहत पंथ निरपेक्ष राज्य का स्पष्ट उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अगला शब्द था लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र के शब्द में ही हमें दिखाई देता है कि लोक है, लोक का अर्थ है जनता, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही सर्वोच्च सत्ता होती है, यानी सारे सत्ता जो है वो जनता के हाथ में होती हैं। इनसे न केवल सरकार के स्वरूप का बोध होता है बल्कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का भी बोध होता है, यानी राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी इसमें शामिल है। अब्राहम लिंकन के शब्द में कहें तो लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता पे होने वाला जनता के द्वारा संचालित शासन है। जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा संचालित शासन पद्धति है लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति की बात करें तो यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, जहाँ पे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका जो है उनमें जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से राज्य और सरकार के प्रमुख को चुनते हैं। यह संसदीय लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र की क्या क्या अभिव्यक्तियां हैं तो उसमें हमारा लोकतंत्र जो हमें प्रदान करती हैं वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी सभी को मताधिकार का अधिकार प्राप्त है जो भारतीय नागरिक हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है। समय समय पर चुनाव कराया जाता है, कानून का शासन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और कुछ आधारों पर भेदभाव का अभाव है। यही है भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख अभिव्यक्तियां। हमारा अगला शब्द है गणतंत्र। गणतंत्र शब्द से क्या तात्पर्य है? गणतंत्र का अर्थ है राष्ट्र के जो प्रमुख होते हैं उसका चुनाव के माध्यम से चुना जाना, यानी वो वंशानुगत परंपरा के आधार पर नहीं होंगे जैसे पहले होता था, राजा के बेटा ही राजा बनते थे, लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है। गणतंत्र में राजा का चुनाव होता है। जैसे इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में जो है वो राजा है वंशानुगत प्रणाली से, तो इंग्लैंड लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, यानी यहाँ किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अभाव होता है और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक पद सभी के लिए ओपन होता है, यानी कोई भी नागरिक है इसमें भाग ले सकता है। हमारे जो राष्ट्र है उसके प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 54 और 55 में है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित वे भारतीय गणतंत्र के प्रधान होते हैं, इसीलिए गणतंत्र दिवस पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। अगला शब्द जो काफी इंपॉर्टेंट है वह है न्याय। न्याय शब्द जो है वह 1917 के रूसी क्रांति के माध्यम से लाइट में आया था। हमारा भारतीय संविधान 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करता है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक और आर्थिक न्याय वितरणात्मक न्याय के अंग हैं, यानी सामाजिक और आर्थिक न्याय कानूनों के माध्यम से लागू किया जाता है। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सामाजिक न्याय का अर्थ होता है जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का ना होना, लोगों के साथ समान व्यवहार करना, समाज के कमजोर वर्गों को आगे लाने का अवसर प्रदान करना, यानी अवसर की समानता। यह सामाजिक न्याय का एक प्रकार है। अगला है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से क्या तात्पर्य है? साधनों और संसाधनों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना,
संपत्ति की असमानता को दूर करना भी इसमें शामिल है आर्थिक न्याय में। इसी आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वह एक आय विशेष के लोगों से टैक्स भी कलेक्शन करती है और उसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में लाती है। यह आर्थिक न्याय का एक प्रकार है। राजनीतिक न्याय की बात करें तो राजनीतिक न्याय जो है प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अवसर दिया जाना चाहना, यह राजनीतिक न्याय का एक प्रकार है। इसीलिए वयस्क मताधिकार को राजनीतिक न्याय के संस्थाओं में भाग लेने के अवसर को दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा राजनीतिक न्याय को। अगला शब्द था स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता शब्द जो है वह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। यह 1789 के फ्रांसीसी क्रांति पर सर्वाधिक प्रकाश में आया था। यह स्वतंत्रता शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जो था। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए अवसर चुनने की स्वतंत्रता हो। यह स्वतंत्रता बिना शर्त के नहीं, यानी इस स्वतंत्रता का हनन भी किया जा सकता है किसी विशेष परिस्थिति में। जैसे भारतीय संविधान में इमरजेंसी के माध्यम से स्वतंत्रता को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है किसी विशेष परिस्थिति में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है। इसको याद रखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरी की स्वतंत्रता को, अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में दूसरी की स्वतंत्रता का हनन करें, ऐसा नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? जो हमारा संविधान जो निर्धारित करता है स्वतंत्रता, उसी के अधीन काम करना है। यानी हमारा स्वतंत्रता का आनंद तभी है जो संविधान में निर्धारित सीमाओं के भीतर लिया जाए। यह है हमारी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुएं होती हैं, हम वो जानते ही हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता से तात्पर्य है ऐसी स्वतंत्रता जिससे किसी को हानि ना हो, किसी अन्य के स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन ना हो, वही है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए किसी दूसरे को कष्ट देना या दूसरे के अधिकार का हनन करना, यह जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रकार है। इसीलिए इस प्रकार की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन या प्रबंधन किया जा सकता है। अगला शब्द जो था हमारे प्रस्तावना में वह था समानता, यानी बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर प्रदान करना, समानता का यही तात्पर्य है। प्रस्तावना की स्थिति और अवसर की समानता को सुरक्षित करता है। हमारा जो प्रस्तावना है वह स्थिति और अवसर की समानता के बात करता है। इनके 3 आयाम शामिल हैं: नागरिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक सामाजिक समानता। ये सभी समानता के प्रकार हैं। जैसे हमारा अनुच्छेद 14 जो है वह कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है, यानी सभी के प्रति समानता का भाव होना, चाहे वो किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान का हो। अनुच्छेद 16 जो है वह सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की बात करता है। पॉइंट्स को याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है क्योंकि सभी समान है। अनुच्छेद 18 जो है वह उपाधियों का उन्मूलन करता है, यानी जैसे महाराजा, धीराज इत्यादि अन्य असंवैधानिक उपाधि जो है वह उसका उन्मूलन करती है, केवल एजुकेशनल और मिलिट्री उपाधियों को छोड़कर। राजनीतिक समानता की बात करें तो यह अनुच्छेद 325 के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं माना जा सकता है। यह 325 में दिया गया है, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, वह मतदाता सूची में शामिल हो सकता है अगर वह किसी भी धर्म का हो, मूलवंश का हो, जाति का हो या लिंग का हो। अनुच्छेद 326 जो है वह लोकसभा और राज्य विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, यानी कोई भी व्यक्ति अपना मतदान कर सकता है यदि वह भारत का नागरिक है,
उनके साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगली समानता जो थी वह थी आर्थिक समानता। आर्थिक समानता से क्या तात्पर्य है? जैसे अनुच्छेद 40 जो दिया है उसमें बताया गया है, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन और आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार जो है वह हमारा संविधान देता है। यह एक प्रकार का आर्थिक समानता है। अगला शब्द था बंधुत्व। बंधुत्व का से क्या तात्पर्य है और हमारा संविधान इसे किस प्रकार संवर्धन करती है? तो यह भारतीय संविधान जो है वह एकल नागरिकता के माध्यम से बंधुत्व को प्रोत्साहित करता है। यानी एक नागरिकता, एकल नागरिकता, एक व्यक्ति की एक नागरिकता। यानी आप किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी धर्म के हो, आप एक प्रकार की नागरिकता रखते हैं भारतीय, जो हमें बंधुत्व की एक प्रकृति का दर्शन कराती है। जिसमें हम जैसे अनुच्छेद 51A के धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ा देना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। या मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से भी हम अपने बंधुत्व को बढ़ावा देते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित की गई है। भारतीय संविधान में बंधुत्व से तात्पर्य क्या है? व्यक्ति का सम्मान करना, एक दूसरे का सम्मान करना, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग, वंश का हो या किसी भी क्षेत्र का हो। तो व्यक्ति का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता को मिलकर बढ़ावा देना, यह भारतीय बंधुत्व है। अखंडता शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है वह हमारे सामाजिक लोकतंत्र का आधार है। हमारे प्रस्तावना में जो संशोधन हुए हैं वह एक बार हुए हैं 42वें संविधान 1976 के माध्यम से, जिसके माध्यम से हमने समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को हमारे प्रस्तावना में जोड़ा था। प्रस्तावना में संशोधन जो है वह 1973 के केशवानंद भारती के मामले में सुनवाई के माध्यम से किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूवारी यूनियन मामला 1960 के अपने निर्णय को पलट दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। 1960 के बेरूवारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग नहीं है, इसीलिए उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद अनुच्छेद 368 के माध्यम से इसमें संशोधन किया गया। इस तरह के संशोधन में संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है और अन्य सभी भाग में संशोधन किया जा सकता है। इस मूल ढांचा का निर्णय जो है वह सुप्रीम कोर्ट करता है। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इस मामले का निपटारा 1973 के केशवानंद भारती मामले के माध्यम से, केस के माध्यम से हुआ था। बेरोवारी यूनियन 1960 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में ही न्यायमूर्ति वाचू ने माना प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने 60 वाले निर्णय को ही दोहरा दिया। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और संविधान का अध्ययन संविधान की प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना को नहीं बदल सकती। संविधान की मूल संरचना क्या है, इसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, पंथ निरपेक्ष आदि शब्द जो हैं वह संविधान के मूल ढांचे में है, जिसका दर्शन हमें प्रस्तावना से प्राप्त होता है। अर्थात प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग है, जिसके कारण 368 आर्टिकल 368 के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। उसको याद रखिएगा। अभी तक हमने पूरे टॉपिक को डिटेल में प्रस्तावना से संबंधित सभी चीजों को पहले पढ़ लिया है। अब हम इस पे आधारित कुछ प्रश्न को देखेंगे और उसे आंसर करने की कोशिश करेंगे, ताकि पता चल जाए हमने जो पढ़ा है वो हमें याद है कि नहीं। हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर BR आम्बेडकर के अनुसार सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है? या यूं कहें, संविधान के अनुसार सामाजिक लोकतंत्र का
क्या अर्थ है। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए सत्य, न्याय और निष्ठा, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ऑप्शन सी है देखभाल, जिम्मेदारी और निष्ठा, ऑप्शन डी है निष्ठा, देशभक्ति और न्याय। अभी हमने इसको देखा था, कहाँ गया, 1 मिनट हम दिखाते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है वह सामाजिक लोकतंत्र का आधार है और इसी पे आधारित है हमारा यह प्रश्न। देखिए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर या कहें संविधान के अनुसार सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, असमानता और बीमारी को खत्म करना और कामकाजी लोगों के लिए एक सभ्य जीवन प्रदान करना है। यह किसने कहा। ये मैंने नहीं पढ़ाया है, ये अलग से प्रश्न दिया गया है। इसका आंसर हम वैसे आपको बता देंगे। इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी प्रशासनिक निकाय, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी विधि आयोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था भारतीय समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, असमानता और बीमारी को खत्म करना और कामकाजी लोगों के लिए एक सभ्य जीवन प्रदान करना। वैसे आपने पढ़ा है तो इसका क्वेश्चन आंसर आसानी से आप दे सकते थे कि ऐसी बातें सर्वोच्च न्यायालय ही कह सकती हैं। और वैसे भी हमारे लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य ही है गरीबी, असमानता और बीमारी को खत्म करना और कामकाजी लोगों के लिए एक सभ्य जीवन प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो अभी हमने पढ़ा था, आंसर कीजिए इसका। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेरुवाड़ी के मामले में, ऑप्शन बी गोलकनाथ के मामले में, ऑप्शन सी सक्करी प्रसाद के मामले में, ऑप्शन डी केशवानंद भारती मामले। बताइए किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था, जिसके बाद 368 अनुच्छेद के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से उसमें संशोधन किया जा सका था। इससे पहले बेरोवाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। गोलकनाथ मामले में भी प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं कहा था। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बी है सभी व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकार, सी है भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार, डी है सभी सरकारी कर्मचारियों को के कार्यकाल की सुरक्षा। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है, ऑप्शन देख के आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। यह हमारे भारतीय प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिएगा इसको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न काफी आसान है, हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में। प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। वैसे वेस्टर्न परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कुछ अलग अर्थ हो जाएगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है, सरकार की नजर में सभी धर्म समान है, ऑप्शन बी है अल्पसंख्यकों से संबंधित धर्म को विशेष महत्व है, ऑप्शन सी है सरकार द्वारा एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, डी है निम्न में से कोई नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार की दृष्टि में सभी धर्म जो है वह समान है। यही है हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्ष व पंथ निरपेक्ष का सही अर्थ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। से 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से पंथ निरपेक्ष शब्द जो है भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मुख्य बिंदु है। अभी हमने पढ़ा था किसने क्या कहा था। तो भारतीय प्रस्तावना जो है वह संविधान का मुख्य बिंदु है, यह किसने कहा था। ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर अंबेडकर, डी नेल्सन मंडेला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मुख्य बिंदु। तो याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर।
हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार जो है वह यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका यानी यूएसए। तो याद रखिएगा, प्रस्तावना का विचार जो है सर्वप्रथम हमें यूएसए के संविधान में देखने को मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सॉरी, सारे प्रश्न यहीं खत्म होते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। अमेरिकी संविधान को प्रस्तावना में शामिल करने वाला पहला संविधान है और भारत सहित कई देशों ने इसका अनुसरण किया है। सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। सारे टॉपिक्स आज ने हमने जो पढ़ा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सभी को याद रखिएगा, क्वेश्चन आंसर करते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। वीडियो को देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आशा करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के हम अपने टॉपिक्स को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।